हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रैंकिंगपीडिया। तो आज हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 होगा जिसमें सेक्शन 3 के सारे डेफिनेशंस जो भी रह गए थे हमारे पहले वीडियो से वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और भी देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ रैंकिंगपीडिया। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे डेफिनेशंस हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के चैप्टर 1 सेक्शन 3 में होता है। हमने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कुछ डेफिनेशंस देख लिए थे और अभी जो बाकी है वो सब डेफिनेशंस हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन है हमारे फूड अथॉरिटी, ठीक है। फूड अथॉरिटी मीन्स द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के अंदर जो FSSAI एस्टैब्लिश हुआ था उसी को फूड अथॉरिटी हम लोग बोलते हैं। जो सारे हमारे फूड रेगुलेशंस वगैरह, इंडिया के फूड रेगुलेशंस, रूल्स, उन सबको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फूड बिजनेस। तो फूड बिजनेस क्या होता है? फूड बिजनेस मतलब अगर आप कुछ भी फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, मतलब फूड से रिलेटेड आप लोग कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हो, पैकेजिंग का बिजनेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस कर रहे हो, उसी को फूड बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। फूड बिजनेस मीन्स एनी अंडरटेकिंग, मतलब कुछ भी जो आपने काम लिया है अपने अंदर, ठीक है। वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, प्रॉफिट हो भी सकता है उसमें, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड वेदर पब्लिक और प्राइवेट, तो वो पब्लिक भी हो सकता है लेकिन प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, import, and includes food services, catering services, sale of food or food ingredients. तो इन सारे फूड बिजनेसेस में आपके फूड सर्विसेज और केटरिंग सर्विसेज भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। केटरिंग सर्विसेज मतलब पार्टी वगैरह में जो आते हैं ना, या फिर कुछ भी आपका फंक्शन हो रहा है वहाँ पे फूड ऐसे कंपनीज आते हैं जो फूड सेल करते हैं, फूड सर्व करते हैं, उन लोगों को केटरिंग सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को फूड बिजनेस बोलते हैं। इसके बाद फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर वही है जो फूड बिजनेस को रन करता है, ठीक है। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर इन रिलेशन टू फूड बिजनेस मीन्स अ पर्सन बाय whom the food business is carried on or owned and is responsible for ensuring the compliance of this act, rules and regulation made thereunder। मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर वही होते हैं जो एक पर्सन हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जो कि एक बिज़नेस को कैरीड आउट कर रहा है, या फिर वो उस बिज़नेस को ओन करता है। और फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर रेस्पॉन्सिबल भी होंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब FSS एक्ट के अंदर कंप्लायंस में हो, मतलब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फूड लेबोरेटरीज़। तो फूड लेबोरेटरीज़ क्या होता है? मीन्स एनी फूड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट। तो एनी लेबोरेटरी जहाँ पे फूड एनालिसिस वगैरह हो सकता है और उसको किसने इस्टेब्लिश किया है? सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। और एनी अदर एजेंसी, सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी किसी और ने अगर उसको एस्टेब्लिश किया है, लेकिन उसको क्या एक्रेडिटेड होना चाहिए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, मतलब NABL हमने एकदम पहली वीडियो में ही भी देखा था, ठीक है। NABL से एक्रेडिटेशन होना चाहिए फूड लैब्स को, तो उनको ही फूड लेबोरेटरी कहते हैं। या फिर NABL के इक्विवेलेंट कोई एक्रेडिटेशन एजेंसी है तब भी होगा, ठीक है। और इन सब लेबोरेटरी को फूड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 43 के अंदर रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी मीन्स assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended use। फूड सेफ्टी का मतलब यही है कि जो फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो फूड हमारे लिए अवेलेबल है वो एक्सेप्टेबल हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसका कोई रिस्क ना हो, वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना डाले हमारे बॉडी पे, ठीक है। उसी को फूड सेफ्टी बोलते हैं। उसके बाद फूड सेफ्टी ऑडिट। Food safety audit means a systematic and functionally independent examination of food safety measures adopted by manufacturing units। तो ये सब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जो फूड सेफ्टी मेजर्स के मतलब फूड सेफ्टी मेजर्स को उन लोगों ने अडॉप्ट किया है कि नहीं वो देखने के लिए
एक एग्ज़ाम होता है, उसी को फूड सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम क्यों होता है या तो ऑडिट क्यों किया जाता है? सो टू डिटरमाइन वेदर सच मेजर्स एंड रिलेटेड रिजल्ट्स मीट विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड द क्लेम्स मेन इन दैट बिहेव। फूड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कैरी आउट किया जा रहा है कि नहीं, उसको ही देखने के लिए फूड सेफ्टी ऑडिट को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। Food safety management system means the adoption of good manufacturing practices, good hygiene practices, hazard analysis and critical control point and other such practices as may be specified by regulation for the food business. तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब फूड को सेफली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस मतलब कितना साफ क्लीन वे में फूड को रखा जा रहा है, फूड के प्रोसेसेस को कैरी आउट किया जा रहा है वो देखने के लिए। और फिर हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मतलब HACCP के बारे में आप सबको पता ही होगा, वो सब अच्छे से हो रहा है कि नहीं वही देखने के लिए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है? फूड सेफ्टी ऑफिसर इज़ द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37। सेक्शन 37 बाद में आएगा तो सारे FSO के हमारे फंक्शन वगैरह हम लोग को दिखाई देगा, तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको लेकिन सेक्शंस याद रखने हैं। उसके बाद है हज़ार्ड। हज़ार्ड क्या होता है? हज़ार्ड मीन्स अ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गया, फंगस बैक्टीरिया ये सब हो गया। केमिकल मतलब कोई भी केमिकल चीज़, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ये सब है। फिजिकल एजेंट मतलब स्टोन्स वगैरह, सॉइल, स्ट्रॉ, हेयर ये सब फिजिकल एजेंट हो गया, ठीक है। और कंडीशन ऑफ फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। अगर फूड में ऐसा कोई कुछ इंग्रेडिएंट है या फिर फूड ख़राब हो गया है, उससे हमारे हेल्थ को बुरा असर पड़ेगा ना, उसी को हज़ार्ड बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है? इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इन टू इंडिया एनी आर्टिकल ऑफ फूड बाय लैंड, सी और एयर। मतलब दूसरी कंट्री से, दूसरे देश से अगर हमारे इंडिया में कोई भी फूड आ रहा है बाय लैंड, बाय द यूज़ ऑफ लैंड और सी और एयरवेज के थ्रू, तो उसी को इम्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट नोटिस। मीन्स अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। तो फिर ये एक नोटिस होता है जो कि इशू होता है सेक्शन 32 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 32 हम जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पता चलेगा कि किस किस एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन्फेंट फूड एंड इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट। इन्फेंट मतलब क्या होता है? जो बच्चे 6 महीने से नीचे के होते हैं उन लोग को इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट फूड एंड इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट शैल हैव द मीनिंग्स असाइन टू नेम in clauses F and G of subsection 1 or section 2 of the infant milk substitute feeding bottles and infant food act respectively। तो ये एक्ट है, ठीक है। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड, ये एक एक्ट है जो कि 1992 में आया था और इसमें ये इन्फेंट फूड और इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट के बारे में लिखा हुआ है। तो यही बताया गया है कि जो इस एक्ट में लिखा है उसी वही मतलब होगा इन्फेंट फूड और इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। बस एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एक एक्ट है और इसमें इन दो चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होता है? इंग्रेडिएंट मीन्स एनी सब्सटेंस। आपको पता होगा लाइक हम लोग फूड बनाने के टाइम पे बहुत सारे सामान यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। लाइक खीर बनाने के टाइम पे हम लोग चावल यूज़ करते हैं, दूध यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या हो गया? एक एक इंग्रेडिएंट हो गया, तो वही लिखा है इसमें। लाइक इंग्रेडिएंट मीन्स एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव। तो वो फूड एडिटिव भी हो सकता है। फूड एडिटिव्स क्या थे? कलर हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है, वो फूड एडिटिव्स न्यूट्रिटिव भी हो सकता है, नॉन न्यूट्रिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो including a food additive used in the manufacture or preparation of food and present in the final product possibly in a modified form। तो ingredients क्या होता है? मैन्युफैक्चर के टाइम पे, प्रिपरेशन ऑफ फूड के टाइम पे यूज़ होता है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट फूड प्रोडक्ट में जो फाइनल आउटकम होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है और पॉसिबली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म मतलब मॉडिफाइड रूप से वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि वही हम लोग ने पहले खीर बनाने के टाइम पे हम लोगों ने सेपरेट वेज में यूज़ किया था। लाइक पहले मिल्क यूज़ किया, फिर शुगर यूज़ किया, फिर राइस यूज़ किया, तो तीनों को मिला के एक प्रोडक्ट बना ना, फाइनल प्रोडक्ट, तो उन लोग का मॉडिफाइड वर्जन निकला, तो उसी को इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में है लेबल।
तो लेबल क्या होता है? लेबल तो आप सबको पता ही होगा। फूड के सारे, जब भी हम लोग फूड प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, सारे पैकेजेस में लेबल्स होते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ आता है, लाइक न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ होता है, ब्रांड नेम लिखा हुआ आता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ आता है, और वेरियस कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है वो सब लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो उसी को लेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लेबल मीन्स एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर रिटन, प्रिंटेड, स्टेंसिल्ड, मार्क्ड, एम्बॉस्ड, graphic, perforated, stamped or impressed on or attached to a container, cover, lid or crown of any food package and includes a product insert, ठीक है। तो मतलब लेबल प्रिंटेड भी हो सकता है, स्टेंसिल भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, एम्बॉस, ग्राफिक, परफोरेटेड, ऐसे बहुत सारे टाइप के लेबल्स होते हैं, ठीक है। और वो लेबल्स कहाँ अटैच होते हैं? या तो कंटेनर पे अटैच होगा, नहीं तो कवर पे, या फिर जो कंटेनर है उनके कवर पे अटैच होगा, लीड और क्राउन पे अटैच हो सकते हैं, उसी को लेबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसेंस। लाइसेंस मतलब, लाइसेंस मीन्स अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 के अंदर फूड बिजनेसेस को जो भी लाइसेंस चलाने के लिए जो भी लाइसेंस दिए जाते हैं, तो वही उसको ही लाइसेंस बोलते हैं। तो लाइसेंस हमारा मेनली स्टेट से दिया जा सकता है या सेंट्रल से दिया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 31 में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कब किस किस सिचुएशन में लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है लोकल एरिया। Local area means any area, whether urban or rural, notified by the Commissioner of Food Safety to be a local area for the purposes of this act. तो वो कोई भी एरिया हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है, और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी उसको नोटिफाई करेंगे कि ये लोकल एरिया है, इस एक्ट के प्रोविज़न इस एरिया के अंदर चलेंगे, तो उसको लोकल एरिया मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब आपको पता होगा कि कभी भी हम लोग कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसी को मैन्युफैक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स अ प्रोसेस और एडॉप्शन और एनी ट्रीटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इनटू एन आर्टिकल ऑफ फूड। तो वही, लाइक अगर हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके एक फूड प्रोडक्ट को बनाया है या प्रोड्यूस किया है, तो उसी को मैन्युफैक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूड होंगे? इंक्लूड्स एनी सब प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फूड। तो फूड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो, सबको मैन्युफैक्चर के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर किसको बोलता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर वही पर्सन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। लाइक आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसी को, तो आप हो गए मैन्युफैक्चरर, और जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरर मीन्स a person engaged in the business of manufacturing any article of food for sale, and includes any person who obtains such article from another person and packs and labels it for the sale or only labels it for such purposes, ठीक है। तो वैसे पर्सन है जो कि फूड को सेल करने के लिए एक फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, और या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आर्टिकल को दूसरे किसी पर्सन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो उन लोग को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेंबर। तो मेंबर का मतलब है मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द चेयरपर्सन। मतलब FSSAI के जो भी मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन है उन्हीं सबको मेंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिस ब्रांडेड फूड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा लंबा भी डेफिनेशन है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिस ब्रांडेड फूड मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड। तो नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? इफ़ इट इज़ परपोर्टेड और इज़ रिप्रेजेंटेड टू बी और इज़ बिंग ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल विथ फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स, ठीक है, आइडर अपन द लेवल ऑफ द पैकेज और थ्रू एडवर्टाइजमेंट। मतलब मिसब्रांडेड फूड वो हो सकता है जो जिस फूड के लिए फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स किया गया है, आइदर उसके पैकेट में कुछ ऐसा क्लेम्स लिखा हो जो कि वो फूड करता ही नहीं है, और फिर एडवर्टाइजमेंट करते टाइम पे ऐसा क्लेम लिखा गया हो कि ये फूड आपको ये दे देगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ये फिर रिच इन प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल लो करेगा, ऐसे क्लेम्स कर देते हैं कुछ कुछ फूड पैकेजेस, ठीक है। लेकिन वो सब उस फूड को कंज्यूम करने से होता नहीं है, तो वो क्या हो गया? मिसलीडिंग हो गया, या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट या फॉल्स क्लेम हो गया, ठीक है। तो उस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? मिस ब्रांडेड फूड बोलेंगे, ओके। इसके बाद आता है नंबर 2, सोल्ड बाय अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर आर्टिकल ऑफ फूड। तो अगर कोई फूड को हम लोग किसी दूसरे फूड के नाम से सेल कर रहे हैं तो उसको भी मिस ब्रांडेड फूड के नाम पे बोला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ अ फिक्चुअस इंडिविजुअल और कंपनी एज द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर ऑफ द आर्टिकल एज बोर्न ऑन द पैकेज और कंटेनिंग द आर्टिकल और द लेबल ऑन सच पैकेज। मतलब अगर फूड को हम लोग सेल कर रहे हैं एक नेम के अंदर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर वैसा कंपनी है ही नहीं जिसके नाम पे वो फूड प्रोडक्ट सेल हो रही है, तब भी उस फूड को हम लोग मिस ब्रांडेड फूड बोलेंगे। ठीक है, मिस ब्रांडेड फूड के अंदर वो तब भी आएगा। तो अभी पॉइंट बी में क्या लिखा है कि इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड इन पैकेजेस व्हिच हैव बीन सील्ड और प्रिपेयर्ड बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बेयरिंग हिज नेम इन एड्रेस। ठीक है, तो मतलब पैकेज में कहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, कौन किसने मैन्युफैक्चर किया है, वो सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 में ये है कि इफ़ द आर्टिकल इज़ एन इमिटेशन ऑफ और इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर और रिजेंबल्स इन अ मैटर लाइकली टू डिसीव अनदर आर्टिकल ऑफ फूड अंडर द नेम ऑफ विच इट इज़ सोल्ड। मतलब इमिटेट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को। अगर अभी किसका एग्जाम्पल दे हम लोग, मैगी वगैरह का ही एग्जाम्पल ले लो या फिर कोक का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो कोका कोला एक रिनोन ब्रांड है, मैगी एक रिनोन ब्रांड है। ठीक है, लेकिन सिमिलर टाइप्स के पैकेजेस आपको मार्केट्स में बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मैगी के जैसा ही उन लोग का लोगो होगा, कलर होगा वैसा ही सेम, लेकिन प्रोडक्ट का नाम अलग होगा। लेकिन लोग अवेयर नहीं होते इस बारे में और वो लोग मैगी समझ के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो जो अभी मैगी को इमिटेट कर रहा है वो प्रोडक्ट क्या हो गया, मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो लाइकली टू डिसीव, वो कंज्यूमर को डिसीव कर रहा है। लोग उसको मैगी ओरिजिनल मैगी समझ के खरीद तो रहे हैं लेकिन वो है नहीं, एक्चुअली वो कुछ और ही प्रोडक्ट है। लेकिन उस प्रोडक्ट में सारा डिटेल्स और कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है वो सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी वो इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट प्लेनली कंस्पिक्यूअसली लेबल्ड सो एज टू इंडिकेट इज ट्रू कैरेक्टर। मतलब अच्छे से उन लोगों ने अपना आइडेंटिटी नहीं बनाया है, इसलिए वो प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड है। इसके बाद पॉइंट 2 में लिखा है द पैकेज कंटेनिंग द आर्टिकल और द लेबल ऑन द पैकेज bears any statement, design or device regarding the ingredients or the substances contained therein which is false or misleading in any material particular or if the package is otherwise deceptive with respect to its contents। मतलब कंटेंट में जो है मतलब फॉल्स और मिसलीडिंग वो लोग क्लेम कर रहे हैं, तब भी उस पैकेट को मिस ब्रांडेड बोला जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 3 में है द आर्टिकल इज ऑफर्ड फॉर सेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्लेस और कंट्री विच इज़ फॉल्स। मतलब एक फूड प्रोडक्ट को आप लोग ऐसे सेल कर रहे हो कि ये दूसरे कंट्री से आया, लाइक अमेरिका का प्रोडक्ट है, ये बोल के आप लोग हमारे इंडिया में सेल कर रहे हो, तभी वो प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड होगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट सी में भी सारे सेम ही हैं। मतलब कैसे कैसे फूड को मिस ब्रांडेड कैटेगरी में लाया जा सकता है या मिस ब्रांडेड कैटेगरी में आएगा, वही सब इसमें भी लिखा है। तो इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। ठीक है, इफ़ द आर्टिकल कंटेन इन द पैकेज, मतलब पैकेज में जो फूड प्रोडक्ट है, अगर उसमें एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलरिंग और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड द पैकेज इज विदाउट डिक्लेरेटरी लेबल स्टेटिंग दैट फैक्ट और is not labeled in accordance with the requirements of this act or regulation made thereunder or is in contravention thereof। मतलब उस पैकेज में कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग वगैरह है, कलरिंग है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, लेकिन लेबल में वो मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तब भी वो प्रोडक्ट मिसब्रांडेड हो सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या है, उस प्रोडक्ट को ऑफर किया गया है सेल के लिए फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, लेकिन उसके लेबल में मेंशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट किस में रिच है। आप बस बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट हाँ ये कर देंगे आपको, विटामिन ए में रिच है, विटामिन डी में रिच है, लेकिन लेबल में मेंशन होना पड़ेगा, तभी आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ इसमें वो वाले इंग्रेडिएंट्स है। अगर नहीं है तब भी वो फूड मिसब्रांडेड होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 3 में है इज़ नॉट कॉन्स्पिक्यूअसली और करेक्टली स्टेटेड ऑन द आउटसाइड देयर ऑफ विद इन द लिमिट्स ऑफ वेरिएबिलिटी लेड डाउन अंडर द एक्ट। मतलब वही सेम बातें बोला गया है कि लेबलिंग अगर ठीक से नहीं हो तो वो मिसब्रांडेड फूड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं और कुछ डेफिनेशन है हमारे, जैसे कि नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट क्या होता है, एक गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी मान लो आप, एक पब्लिकेशन होता है जहाँ पे वो अपने सारे डिसीजंस वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, तो उस ऑफिशियल गैजेट में जो भी नोटिफिकेशंस या न्यूज़ वगैरह आएगा उसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद पैकेज मतलब प्री पैक्ड बॉक्स, बॉटल, कास्केट, टिन, बैरल, केस, पाउच, रिसेप्टेबल, सैक, बैग, रैपर और सच अदर थिंग्स इन व्हिच एन आर्टिकल ऑफ फूड इज पैक्ड।
तो पैकेज वही है जहाँ पे एक आर्टिकल ऑफ फूड पैक किया गया है, ठीक है। वो प्री पैक बॉक्स हो सकता है, बॉटल हो सकता है, बैरल, केस, पाउच भी हो सकता है, सैक हो सकता है। सैक मतलब जिसमें सब बोरी होता है ना, वो सब जिसमें हमारा राइस की बोरी हो गया, वो उसको सैक बोलते हैं, ठीक है। बैग, रैपर मतलब चॉकलेट की जो कवर होती है, चॉकलेट रैपर, ये सब, ठीक है। इसके बाद प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है? इंक्लूड एनी शॉप, स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट, airline services and food canteens, place or vehicle or vessel where any article of food is sold or manufactured or stored for sale। मतलब ऐसी लोकेशंस, प्रीमाइसेस मतलब ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे फूड को स्टोर किया गया है या फिर सेल किया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी अंडर दिस एक्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी रूल दिया है उसको प्रिस्क्राइब रूल्स बोला जाएगा। प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ये ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्राइमरी फूड। प्राइमरी फूड क्या होता है? मीन्स आर्टिकल ऑफ फूड बीइंग अ प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म। मतलब प्राइमरी फूड जो रॉ मटेरियल्स होता है जो डायरेक्ट फील्ड से आता है, लाइक मिल्क हो गया, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे हमारे ग्रेन्स एंड सीरियल्स, फ्रूट प्रोडक्ट जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है उसी को प्राइमरी फूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी फूड किससे रिजल्ट होता है? ग्रोइंग, रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन, पिकिंग, हार्वेस्टिंग, कलेक्शन, कैचिंग इन द हैंड्स, ये सब प्रोसेसेस यूज होते हैं प्राइमरी फूड को लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर होगा क्या? मीन्स एन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट। अभी हम लोग जब सेक्शन 33 पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो भी ऑर्डर आएगा फूड बिजनेस रिलेटेड, उस बिजनेस को प्रोहिबिट करने के लिए उसी को प्रोहिबिशन ऑर्डर बोला जाता है, ओके। उसके बाद आता है रिस्क। रिस्क in relation to any article of food means the probability of an adverse effect on the health of consumer। मतलब कुछ फूड कंज्यूम करने से अगर आपके हेल्थ को रिस्क है या फिर वो हेल्थ कंसर्न क्रिएट करता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स पोज करने का चांसेस रखता है, उसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क को रिस्क in relation to any article of food means a process consisting of 3 components, that is risk assessment, risk management, risk communication। तो रिस्क को कम करने के लिए हम लोग ये रिस्क एनालिसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें मेनली 3 प्रोसेस होता है, जैसे कि रिस्क को एसेस करना, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, और फिर रिस्क कम्युनिकेशन, क्या क्या रिस्क है उसको कम्युनिकेट दूसरों को कैसे करें, उसी को रिस्क एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोगों ने इतना ही रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी बाकी है वो सब हम लोग देखेंगे और चैप्टर 2 को भी स्टार्ट करेंगे। एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी चैप्टर्स हैं 12 चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रैंकिंगपीडिया। थैंक यू।